जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, जिसमें से अंतर्दर्शन विधि एवं बहिर्दर्शन विधि पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग को देखना है आगे जो विवरणात्मक विधियां हैं, उसमें पहली विधि जो आती है जीवन इतिहास विधि। पहली विधि जो आती है जीवन इतिहास विधि, आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, जीवन इतिहास विधि। तो जीवन इतिहास विधि शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें जिस किसी भी व्यक्ति के या जिस किसी भी समुदाय के या जिस किसी भी वंश के व्यवहार में विलक्षणता पाई जाए या उनके गुण या व्यवहार की गुण या दोष के बारे में अध्ययन करना हो, उनके जीवन के इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है। और उनके जीवन में कौन सी घटनाएं हुई हैं या कौन सी ऐसी समस्या आई या कौन सा ऐसा पड़ाव आया जहां से इनके व्यवहार में ये समस्या उत्पन्न हुई या इनके व्यवहार में ये गुण उत्पन्न हो गए, उसका पता लगाया जाता है। यानी इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है और इस वजह से इसका नाम पड़ गया जीवन इतिहास विधि। आप लोग भूल भुलैया मूवी देखे होंगे, पहली वाली जो पार्ट थी उसमें मंजूलिका, उस मंजूलिका के बारे में अक्षय कुमार जाके उसके गांव में उसके घर परिवार मोहल्ला वालों से पता करता है जो बातें, तो वहां अक्षय कुमार उसके व्यवहार के बारे में जो अध्ययन कर रहा है वो जीवन इतिहास विधि के माध्यम से ही अध्ययन किया था। तो जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति विशेष, वंश विशेष या वर्ग विशेष के व्यवहार की विलक्षणता, गुण या दोष तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के विलक्षण व्यवहार के वास्तविक कारण को जानने के लिए उसके पूरे इतिहास को स्वयं उससे या तो उससे पूछे या उसके माता पिता से या उसके भाई बहन से, उसके पास पड़ोस से या उसके मित्रों से, अध्यापकों से सूचनाओं को एकत्रित करके उन कारणों की खोज करता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षणता उत्पन्न हुई। सीधा सीधा समझिए कि जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति के जीवन के बारे में या उसके जीवन के इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है और उसमें उसके अध्यापक, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, मित्र मंडली, मोहल्ला, समाज सबसे पता लगाता है कि कैसे बड़ा हुआ, क्या करता था, क्यों ऐसा है। ठीक है ना। इसके बारे में कुरैन क्रो का एक कथन आता है कि व्यक्ति इतिहास का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। निदान का मतलब क्या होता है, आप लोग को हम एक बार पिछली क्लास में बता भी चुके हैं। निदान क्या है, दो चीजें आती हैं, एक आता है निदान और दूसरा आता है उपचार। निदान का मतलब होता है समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाना। इसका इंग्लिश होता है डायग्नोस। आप लोग देखे होंगे फलाना डायग्नोस्टिक सेंटर, स्टार डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक है ना। तो डायग्नोस्टिक सेंटर का मतलब वो लोग एक्सरे करेंगे या अल्ट्रासाउंड करेंगे, मिला मिला के आपके अंदर क्या समस्या या कौन सी बीमारी है उसका पता लगाते हैं। उपचार में क्या होता है, उपचार में उसका इलाज किया जाता है, समस्या ने से निजात दिलाया जाता है या उसका उपचार किया जाता है। तो निदान और उपचार में अंतर आप लोग समझ गए। तो व्यक्ति इतिहास का मुख्य उद्देश्य किसी व्यवहार के, किसी कारण का निदान करना होता है। निदान का मतलब पता लगाना होता है कि इसका व्यवहार ऐसे क्यों है, उसके गुण हो या दोष हो, उसके कारणों का पता लगाया जाता है। ठीक है ना। जीवन इतिहास की कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं, तो किसी प्रकार विशेष का गहन अध्ययन करने की दृष्टि से जीवन इतिहास विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही विस्तृत जानकारी लेने के लिए जीवन इतिहास विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषताओं में अगर हम लोग पहला देखें तो उपचारात्मक शिक्षण, व्यक्तिक परामर्श में निर्देशन एवं मानसिक विकारों की चिकित्सा की दृष्टि से यह विधि सर्वोत्तम विधि है। मतलब वही कि उसके मानसिक स्थिति में कहाँ से गड़बड़ी आई, बहुत पहले क्या हुआ था, कहीं चुटा गया था या कहीं गिर पड़ा था, दिमागी बुखार आ गया था, या क्या रीजन है जिसकी वजह से इसके व्यवहार में विलक्षणता है या ये कमी है। ठीक है ना। दूसरा, इस विधि में विभिन्न स्रोतों से तथा व्यापक ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। इससे इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। इसकी विशेषता यह है कि आप जो किसी से पता कर रहे हैं बातें,
उससे जो हम लोग को सूचनाएं मिलती हैं वो विश्वसनीय होती हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी होंगी। कमियां क्या है कि इस विधि का प्रयोग निपुण विशेषज्ञ ही कर सकता है। यानी जीवन इतिहास विधि ऐसा हर कोई जाके नहीं पता कर सकता क्या हुआ था क्या नहीं। इसके लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें समय श्रम व धन अधिक लगता है, जिसके कारण यह विधि अधिक व्ययशील हो जाती है। जीवन इतिहास विधि में आप उसके परिवार से मिलेंगे। अगर वो कहीं और जाके रह रहा है तो पहले पता करेंगे आप किस गांव के निवासी हैं, किस राज्य में रहते हैं। उस राज्य में उसके गांव पहुंचेंगे, पता करेंगे उसका पुराना घर कहाँ है, पहले कहाँ रहते थे, क्या दिक्कत हुई थी, यहाँ से क्यों चले गए। भूल भुलैया मूवी याद करिए अगर आप लोग, तो उसके गांव जाता है, नाव वो चलाते हुए पहुंचता है। तो काफी समय भी लग जाएगा, व्ययशील भी है, खर्चा भी होगा, समय भी लगेगा। अच्छा, जिससे हम पूछ रहे हैं अगर वो गलत गलत बता दिया तो वो एक कमी हो गई। तो उसकी अगली सीमा क्या होगी, कभी कभी व्यक्ति तथा इष्टमित्र प्रश्नगत व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को छिपाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसके बारे में प्रश्नगत व्यक्ति मतलब जिसके बारे में हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बारे में सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया जाता है। उसके गांव घर मोहल्ला वाले उसके बारे में सही बात बताने से परहेज करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप निष्कर्ष गलत हो जाता है। तो ये इसकी भी एक कमियां हैं कि जो बताने वाला है वो सही सही होना चाहिए। अगली इसकी सीमा क्या हो सकती है, तो प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करते समय मनोवैज्ञानिक गणों में प्राय व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है तथा कुछ न कुछ मतभेद रहता है। मतलब जो व्याख्या कर रहे हैं वो कभी कभी अपनी तरफ से भी कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या अपनी तरफ से कुछ तथ्य जोड़ देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मतभेद आ जाता है या जो हम लोग को सही सूचना मिलनी चाहिए वो सही सूचना नहीं मिल पाती है। तो इसकी सीमाएं हैं। जीवन इतिहास विधि क्या है, तो जिस किसी व्यक्ति, वंश या समूह के व्यवहार की विलक्षणता का पता लगाना हो या उसके गुण या दोष का पता लगाना हो, उसके जीवन के बारे में, उससे संबंधित उसके माता पिता, उसके समाज, उसके मित्र या अन्य पड़ोसियों से उसके बारे में पता किया जाता है, वही है क्या, जीवन इतिहास विधि। ठीक है, अगली आती है विकासात्मक अथवा जननिक विधि, डेवलपमेंट और जेनेटिक मेथड। देखो, डेवलपमेंट और जेनेटिक मेथड जो है ये भी कहीं ना कहीं जीवन इतिहास विधि के जैसे ही है। लेकिन इसमें होता क्या है, उस व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पता लगाना हो उसके शैशवावस्था से लेकर शैशवावस्था शैशवावस्था से लेकर उसके प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था या वो वर्तमान में जिस किसी भी अवस्था में है, अगर वो किशोरावस्था में है उसी व्यक्ति के बारे में हम लोग को पता लगाना है, तो उसके शैशवावस्था से लेकर वर्तमान किशोरावस्था तक के बारे में। या अगर वो प्रौढ़ावस्था में है तो प्रौढ़ावस्था के बारे तक के बारे में। किशोरावस्था में है तो मतलब वर्तमान में वो जिस किसी भी अवस्था में है उसके बचपन से लेके वर्तमान अवस्था तक के बारे में अध्ययन किया जाता है या पता लगाया जाता है कि शुरू में कैसा था, कहाँ पला बढ़ा, क्या क्या दिक्कतें हुई, कौन कौन समस्याओं से ग्रसित होकर आगे बढ़ा। तो इस वाली विधि में क्या होता है, विकासात्मक विधि में मनोवैज्ञानिक जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति के विकास के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचना एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करके उसके विकास मनुष्यक्रम को देखता है तथा वातावरण के प्रभाव को देखता है। मिला जुला के वही है जीवन इतिहास विधि का कहीं ना कहीं रूप है, लेकिन और स्पेसिफिक ये हो जाता है। उसके जन्म से लेके वर्तमान स्थिति तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, यह है विकासात्मक विधि। अगली देख लो क्या है, दूसरे शब्दों में विकासात्मक में विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वही जो आप लोग को बताए हैं, उसमें उसका मानसिक विकास कैसे हुआ, शारीरिक विकास कैसा हुआ, संवेगात्मक विकास कैसा हुआ, उन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह एक दीर्घकालीन विधि है। जाहिर सी बात है उसके जन्म से लेके वर्तमान स्थिति तक का अगर हम पता लगा रहे हैं तो शायद नहीं एक मिनट में पता कर लेंगे। विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक की अध्ययन विधियां जो है वो सिस्टमेटिक होती हैं। और जब सिस्टमेटिक अध्ययन कर रहा है तो कहीं ना कहीं किशोरावस्था में अच्छा अच्छा कैसे पला बढ़ा, ठीक है, खाने के लिए ठीक ठाक होता था कि नहीं होता था, भरण पोषण कैसे होता था, खाने में वो क्या ज़्यादा पसंद करता था, कौन सा खेल खेलने में उसको ज़्यादा आनंद आता था। मतलब जब विस्तृत अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं एक लंबा समय गुजरेगा। दूसरी दिक्कत क्या आएगी, दूसरी दिक्कत ये आएगी कि दूसरी स्थिति ये है कि हम उसी से पता लगा सकते हैं विकासात्मक विधि में जो उसको बचपन से देख रहा हो।
वही बता सकता है कि बचपन में कैसा था, बड़ा हुआ तब सुधर गया, या बचपन से सीधा था, बड़ा होके बिगड़ गया। जो भी चीज़ें हैं वो उसी व्यक्ति से पता लगा सकते हैं जो उसको शुरू से देख रहा हो। यानी कहीं न कहीं ये एक बहुत ही अधिक समय लेने वाली विधि है और जिसको कहते हैं दीर्घकालीन विधि है। तथा इसमें एक ऐसी व्यक्ति की पहचान की तलाश होती है जो उसके बारे में विस्तृत रूप से बता सके। इसकी इसकी कुछ विशेषताएँ पहले देखते हैं। बालक के विकासात्मक दोषों तथा उसके पीछे निहित कारणों को जानने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी हो सकती है। मतलब उसमें ये कमियाँ कैसे हैं या ये गुण कैसे आए, उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। ठीक है। विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विशेषताओं को जानने के लिए विकासात्मक विधि सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होती है। वही बात है कि उसके व्यवहार में विलक्षणता क्यों आई, वो जानने के लिए विकासात्मक विधि सबसे उपयुक्त है कि उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ जाके वो डैमेज हुआ। गाँव में आप लोग देखते होंगे कोई अगर थोड़ा डैमेज है, डैमेज का मतलब दिमाग हल्का है या कोई कमी हो गई है, तो लोग कहते हैं भाई पहले तो ऐसा नहीं था। लोग कहते हैं हाँ, खेल रहा था, वो गिर गया था, ईंटा लग गया था दिमाग में, खून ज़्यादा गिर गया, तब से थोड़ा हल्का हो गया। या लोग कहते हैं कि बचपन में था, बहुत तेज इसको दिमागी बुखार हुआ, तब से इसका थोड़ा-सा दिमाग हल्का हो गया है। तो यही सब क्या है, विकासात्मक विधि के वही परिणाम है। ठीक है ना? इसकी सीमाएँ क्या-क्या आती हैं, तो दीर्घकालीन होने के कारण यह विधि समय, धन व श्रम की दृष्टि से अत्यंत खर्चीली होने के कारण व्यावहारिक सिद्ध होती है। ठीक है? समय भी ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा समय लगेगा तो खर्चा भी ज़्यादा ही लगेगा। मानव विकास को एक साथ अनेक कारक प्रभावित करते हैं। सभी कारकों को नियंत्रित करके किसी अध्ययन के को करना प्रायः संभव नहीं है। देखो किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को कई कारक प्रभावित करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके मेन रीज़न को या जो कारक उसको प्रभावित किया, डायरेक्ट उसी तक आप पहुँच जाओ। हो सकता है कि आप विकासात्मक विधि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस कारक तक पहुँच ही ना पाएँ, जिसकी वजह से उसके व्यवहार में विलक्षणता आई है। तो कहीं न कहीं ये भी उसकी एक सीमा है या उसके एक दोष है। चलिए देखते हैं तुलनात्मक विधि में है क्या? तुलनात्मक विधि, नाम से ही स्पष्ट है, तुलनात्मक विधि में कहीं न कहीं तुलना ही की जा रही होगी। इस तुलनात्मक विधि में किसी एक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अ, उसके द्वारा किए गए व्यवहार को ही दूसरे से कंपेयर कर दिया जाता है कि जब ये इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, तो उससे संबंधित या उसी के कंपैरेटिव में ये भी इसी तरह है, तो ये भी उसी तरह का व्यवहार करेगा। जैसे हम लोग के जितने भी सीखने के नियम आए हैं या जितने भी सिद्धांत आए हैं, वो सब कहीं न कहीं प्रयोग किया गया है जानवरों पर। उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उस निष्कर्ष को अप्लाई कर दिया गया किस पे? व्यक्तियों पर। तो तुलनात्मक विधि भी एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण विधि है। मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग बुद्धि, मूल प्रवृत्तियों, व्यक्तित्व संबंधी अध्ययनों, आदतों तथा मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि सीखने के जो तीनों नियम हैं, सीखने के नियम, तो सीखने के 3 मुख्य नियम हैं, 5 गौण नियम। ये जो नियम आए हैं 3 मुख्य नियम में पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा जो आता है आप लोग का प्रभाव का नियम। इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसको तैयारी का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना? ये सब नियमों का जो प्रतिपादन हुआ है, इसका प्रयोग सबसे पहले बिल्ली पे किया गया। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया और उससे जो निष्कर्ष निकाले उसी को सीखने के नियम के तौर पे दे दिया और उसको अप्लाई कर दिया गया व्यक्तियों के ऊपर। अब हम लोग से कहा था सीखना है तो अभ्यास करते रहो, अपने आप को तैयार रखो, तत्परता होनी चाहिए सीखने के लिए। जो हम सीख रहे हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। यानी प्रयोग कर दिया गया किसी और पे, निष्कर्ष निकाला गया तो उसको अप्लाई कर दिया किसी और पे। वो सब क्या है? तुलनात्मक विधि का ही परिणाम है। इतना ही नहीं, संबंधवाद का जो सिद्धांत था ये भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है कि किसी से अनुबंधन कैसे बनता है ये भी पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया। उससे जो निष्कर्ष निकाले उसको हम लोग अनुबंधन कराते हैं छोटे-मोटे बच्चों पे। क से कबूतर, ख से खरगोश। जिस तरह उसने घंटी से उसके भोजन का संबंध जोड़ दिया था, उसी तरह हम लोग भी क्या करते हैं क से कबूतर, कबूतर बच्चे को अच्छा लगता है, कबूतर दिखा के बच्चे को क समझा देते हैं।
खरगोश बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा खा देख के, खरगोश देख के आगे बढ़ता है, उसको बोलता है हम लोग खा, उसको सिखा देते हैं। ये सब प्रयोग किस पे हुए हैं? जानवरों पे हुए हैं, लेकिन तुलना करके अप्लाई कर दिया गया है किस पे? मानव पे। किस विधि का प्रयोग हुआ? तुलनात्मक विधि। स्किनर का क्रिया प्रसूतन बंधन सिद्धांत, पुनर्वलन की बात जो हुई, वो भी कहीं ना कहीं प्रयोग हुए किस पे? जानवर पे हुए। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो सीखने का है, वो भी चिंपैंजी पे किया गया प्रयोग, और फिर अप्लाई या उसके बारे में जो सामान्यीकरण कर दिया गया, वो मानव पे कर दिया गया। तो वही इस चीज में है, तुलनात्मक अध्ययन में क्या किया जाता है, किसी एक पे व्यवहार पे अध्ययन किया जाता है और फिर उसी को तुलना करके दूसरे पे उसको दे दिया जाता है। इस विधि में पशुओं, बंदरों, चूहों आदि के ऊपर किए गए प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों की तुलना फिर मानव व्यवहार से की जाती है। वही बात जो अभी को हम लोग समझे हैं। अगला क्या है? सीखने के लगभग सभी नियम चूहे, बिल्ली, चिंपैंजी आदि के ऊपर किए गए प्रयोगों के आधार पर ही बनाए गए हैं। पशुओं के व्यवहार से तुलना करके मानव व्यवहारों को समझने के कारण ही इस विधि को तुलनात्मक विधि कहते हैं। हमको तो नहीं लगता अब इसमें कुछ रह गया होगा तुलनात्मक विधि में। वही चीज जो अभी को हम लोग समझे या आगे समझेंगे, ये सब अधिगम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये सब तुलनात्मक विधि का ही रूप है। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता क्या है? अनेक हानिकारक प्रयोगों को मनुष्यों के ऊपर नहीं किया जा सकता। अरे हानिकारक प्रयोग तो छोड़िए, जो बिल्ली को अंदर बंद किया गया था, बिल्ली प्रयासरत थी, अगर उसी के जगह पे मानव होता ना, तो मानव प्रयासरत ना होकर शायद गाली गलौज, मारपीट या क्या क्या नहीं कह देता। तो सभी प्रयोग सभी जीवों पे करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसकी एक कमी है कहीं ना कहीं। पशु पक्षियों का अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध मानक ज्ञान के आधार पर मानव व्यवहार को समझना सरल हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। सिद्धांत परिवार करने का एकमात्र विधि है। इस वजह से विधि है क्योंकि प्रयोग मानव पे करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, तो पशुओं पे करके मानव पे किए तो इसकी विशेषता हो गई। हानिकारक हानि, अगर हानियां देखेंगे तो हानियों में भी हो आ जाएगा कि मनुष्य तथा पशु में स्पष्ट अंतर होने के कारण पशुओं के ऊपर बनाए गए नियमों को यथावत मनुष्य के ऊपर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तमाम ऐसे नियम हैं जो पशु पे हम लोग तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मानव पे नहीं कर सकते। तो तुलनात्मक विधि की एक क्या हो गई? कमी हो गई, यानी उसकी एक सीमा है। विभिन्न प्रजातियों का शारीरिक गठन, वंशानुक्रम तथा परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, जिसके कारण पशु पक्षियों या किसी एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजातियों पर प्रयुक्त करते समय पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक गठन अलग है, आदतें अलग हैं, क्रियाएं अलग हैं, मूल प्रवृत्तियां अलग हैं। भाई जानवरों को 4 पैर होता है, हम लोग को 2 ही पैर होता है। तमाम भिन्नता है, तो उसके प्रयोग हम लोग पे अप्लाई किए जाएं, हमारे प्रयोग उन पे अप्लाई किए जाएं, तो कहीं ना कहीं एक कमी है। ये भी इसकी एक सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला आता है मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिक मेथड। मनोविश्लेषणात्मक विधि तो इस विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। आइए देखते हैं क्या है मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनो सॉरी, देखो, ये जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है, मनोविश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मन का अध्ययन किया, मन का अध्ययन करके उसको विश्लेषित किया, यानी मन का विश्लेषण किया और 3 तरह के मन बताए। कौन कौन सा मन? तो चेतन मन, अचेतन मन, और तीसरा बताया अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और नॉन कॉन्शियस माइंड। ठीक है ना? और इन्होंने बताया, आइए समझते हैं। सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत जो होता है वो होता है अचेतन मन। अचेतन मन, और इसी के अंतर्गत हमारे संवेग होते हैं, अतृप्त इच्छाएं होती हैं, अतृप्त
इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होते हैं, असामाजिक कार्य होते हैं, असामाजिक कार्य, अमर्यादित कार्य, सभी आनंदमयी आदतें जो होती हैं, मूल प्रवृत्तियां, ये सब चीजें किसमें होती हैं? अचेतन मन में होती हैं। सभी असामाजिक अमर्यादित कार्य, मूल प्रवृत्ति, सम्यक भावना, ये जो है आप लोग का, ये है चेतन मन। चेतन मन में क्या होता है, तो हम लोग की जो नैतिकता वाली आदत होती है, नैतिकता वाली, वो किसमें होती है? तो चेतन मन में होती है। अचेतन और अचेतन के मध्य जो सामंजस्य बना के रखता है, उसको कहते हैं अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन यानी इस असामाजिक अमर्यादित या हम लोग को जो प्रसन्न करने वाली सारी क्रियाएं हैं, वो अचेतन मन में होती हैं। चेतन मन हमेशा एक्टिव रहने वाला मन है। उसके अंतर्गत नैतिकता, आदर्शवाद, आदर्शवाद, ये सब बातें होती हैं अचेतन मन में। अब दोनों के बीच जो सामंजस्य बना के रखता है अर्धचेतन मन, मतलब अर्धचेतन मन ही है जो हम लोग को नैतिकता और असामाजिक कार्य के बीच बॉर्डर का काम करता है। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक मन से व्यक्ति की एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व जुड़ा होता है। इसको कहते हैं, जो अचेतन मन से जुड़ा होता है उसको कहते हैं ईद या इदम। ईद या इदम। अर्धचेतन से जो जुड़ा होता है उसे कहते हैं अहम या ईगो। और सॉरी, चेतन मन से जुड़ा होता है जो, उसे कहते हैं परम अहम या सुपर ईगो। अच्छा, हमारे अचेतन मन में हमारे सभी आनंदमयी, जितना भी आनंद देने वाली क्रियाएं वो सब होती हैं, वो सारी भावनाएं होती हैं, वो सारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। चेतन मन में आदर्शवाद और नैतिकता वाली क्रियाएं होती हैं। उन दोनों के मध्य जो अर्धचेतन मन है वो सामंजस्य बना के रखता है। यानी ये जो है, यही हम लोग को आभास कराता है कि कहाँ हम लोग को आनंद वाली क्रियाएं करनी है, असामाजिक कार्य, अमर्यादित कार्य कहाँ पे इच्छा को पूरा फैलाने का काम करना है। और यही हम लोग को अलग करता है कि कहाँ हम लोग को नैतिकता या आदर्शवाद दिखाना है। इन्हीं दोनों के बीच अगर ये ना रहे, अर्धचेतन ना मन ना रहे, तो कहीं ना कहीं दोनों मर्ज नहीं हो जाएंगे। और जब मर्ज हो जाएंगे, यानी हम लोग का अचेतन मन अगर गड़बड़ हो गया, तो उनके बीच बॉर्डर नहीं मेंटेन हो पाएगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे हमको कहाँ नैतिकता दिखानी है और कहाँ मर्यादित काम करना है। आप लोग पागल देखे होंगे, पागल का अर्धचेतन मन थोड़ा डैमेज होता है, तो समझ नहीं पाता कि कहाँ हमको गाली गलौज करना है और कहाँ नैतिकता दिखाना है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक मन से एक व्यक्तित्व तो जुड़ा होता है, एक पर्सनालिटी जुड़ी होती है। अचेतन मन से ईद जुड़ा होता है, अर्धचेतन मन से ईगो। व्यक्ति कहते नहीं है बड़ा ईगो हो गया है उसको, और अरे भाई वो ईगो नहीं है, उसको वास्तविकता का ज्ञान कराने वाला जो अर्धचेतन मन है वो काफी एक्टिव है। वो बता देता है कि कहाँ आपको मर्यादित कर अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है और कहाँ कंट्रोल नहीं करना है। यानी नैतिकता, आदर्शवाद यानी चेतन मन और अचेतन मन के मध्य जो बॉर्डर मेंटेन का काम करता है वो अर्धचेतन मन है। और उससे जुड़ी जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी होती है उसका नाम है ईगो। और उसी का उत्कृष्ट रूप क्या कहलाता है? सुपर ईगो। मिला जुला के हम लोग ये देखें कि इन्होंने मन का विश्लेषण किया, 3 प्रकार बताए, अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। और उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि उसी के अर्धचेतन मन का ही विश्लेषण करके हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, व्यवहार का पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सिगमंड फ्रायड नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने किया था। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन ही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। बताया था ना आप लोग को सबसे अधिक इसमें मैक्सिमम भाग, ज्यादा भाग इसी का होता है। लगभग 10 से 20% भाग अचेतन मन का चेतन मन का होता है। अब बीच में बॉर्डर का काम करता है कौन? अर्धचेतन मन। तो पूरा का पूरा व्यवहार जो व्यक्ति का डिसाइड होता है वो कहाँ से? अचेतन मन से। तो यही था आप लोग का मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो दिया गया था। तो अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन ही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है।
अचेतन मन वास्तव में व्यक्ति की अतृप्त अथवा दमित इच्छाएं, भावनाओं का पुंज होता है। यह सदैव क्रियाशील रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार अनजाने ही इन अतृप्त तथा अथवा दमित इच्छाओं से प्रभावित होता है। मिला मिला के आप लोग को जो बताया कि अचेतन मन का ही सबसे अधिक प्रभाव होता है और व्यवहार में व्यक्ति का अचेतन मन ही सबसे अधिक भूमिका निभाता है। यह विधि असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की असमानता का निदान करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में असमानता है तो उसके वही अचेतन मन का ही अध्ययन किया जाता है कि कहाँ से फॉल्ट है। ठीक है ना? ये चीजें हैं सिगमंड फ्रायड ने जो बताया। आप लोग कई इसको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग राव से बताया गया है, आपकी जो इच्छा वो समझ सकते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? तो इस विधि से व्यक्ति के अचेतन, अर्धचेतन तथा चेतन जीवों के द्वारा किए गए व्यवहारों का अध्ययन करना संभव होता है। आप लोग जान चुके हैं कि अचेतन मन से कौन कौन से व्यवहार हो सकते हैं। असामाजिक कार्य, अमर्यादित कार्य, मतलब हम लोग खुले मन से जीने की जो इच्छा रखते हैं किसमें? अचेतन मन में। और कहीं दब के आदर्शवाद, नैतिकता, नमस्ते, फलान ढिकान हिंदी जो है वो चेतन मन में है। दोनों का होना जरूरी है और दोनों के बीच में अर्धचेतन मन का भी होना जरूरी है। क्या है अगला? व्यक्ति की भावना ग्रंथियों को ज्ञात करना तथा उसके मानसिक विकारों का निदान में उपचार करना इस विधि के प्रयोग से ही संभव है। जब फॉल्ट निकलेगा तो उसका उपचार भी होगा। तो निदान में उपचार इसी विधि के द्वारा किया जा सकता है व्यक्ति के व्यवहार का। इस विधि में व्यक्ति अपने मन की छिपी हुई बातों या समाज विरोधी ग्रंथियों को अध्ययनकर्ताओं से चाहकर भी छुपा नहीं पाता। जब मन का अध्ययन कर रहा है विश्लेषित करके, तो बातें छुपा नहीं जा सकती। सीमाओं में क्या है? इस विधि का मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रयोग केवल अच्छे ढंग से प्रशिक्षित, प्रवीण तथा दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं। यानी मनोविश्लेषण, किसी व्यक्ति का मन का विश्लेषण करना है तो वो हर कोई नहीं कर सकता। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो या प्रशिक्षित, प्रवीण तथा दक्ष मनोवैज्ञानिक हो, वही कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करके व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करने में धन, परिश्रम एवं समय काफी अधिक लगता है। अगली सीमा क्या है? इस विधि में व्यक्ति तथा मनोविश्लेषक दोनों को ही अत्यधिक सावधानी व धैर्य से काम करना होता है, जो कभी कभी असंभव हो पाता है। यानी मन का विश्लेषण करते समय जो विश्लेषक है उसको भी सावधानी बरतनी होती है और जिसके मन का विश्लेषण किया जाता है उसको भी सावधानी बरतनी होती है। कोई अगर एक गड़बड़ किया तो शायद परिणाम सही नहीं आएंगे। व्यक्ति के मन में छिपी अनेक वांछनीय इच्छाओं के सार्वजनिक हो जाने के कारण व्यक्ति तथा समाज इस विधि के प्रयोग करने में सहयोग नहीं करते। इस विधि में क्या है, कमी ये है कि व्यक्ति के व्यवहार की असलियत सामने आ जाएगी। तो इस वजह से व्यक्ति या समाज इसमें हेल्प नहीं करना चाहता कि नहीं भाई सही बात सामने आ जाएगी, हिचकिचाते हैं व्यक्ति, तो इससे सहयोग नहीं करते। तो इसकी भी एक कमी है कहीं ना कहीं। अगला आता है नैदानिक विधि। नैदानिक विधि वही, आप लोग अगर निदान जान गए हो, निदान, निदान, निदान का मतलब क्या? समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाना या विलक्षणता का पता लगाना या गुण या दोष का पता लगाना, उपचार, समस्या को दूर करना या उसका इलाज करना, ये उपचार है और निदान है। देखो आप लोग खुद देखते होंगे, कई बार हम बता चुके हैं कि निदान डायग्नोस्टिक सेंटर दिखता है, वहां वो बीमारी का बता देगा फलानी बीमारी है। अब डॉक्टर उसको देख के कहता है इस बीमारी में ये दवा चलानी है। या अन्य विदेशों में आप लोग देखते होंगे कि 2 कमरा होता है, आप इलाज कराने जाएंगे तो एक ठू आपसे पूछ के बताता है कि आपको क्या बीमारी है, खाली बीमारी लिखता है पर्चे पे। अब बगलिया वाले रूम में आप जाएंगे तब वो लिखेगा कि आपको कौन कौन सी दवा चलानी है। ठीक है ना? विदेशों में कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं, प्रैक्टिकली बता रही हैं चीजें। तो एक लोग क्या करते हैं, निदान करते हैं, और दूसरा का क्या करता है, उपचार करता है। ठीक है ना? तो नैदानिक विधि में कुछ नहीं किया जाता है, उसके समस्याओं का पता लगाया जाता है बस। व्यवहार में क्या उसकी विलक्षणता है या उसके गुण या दोष क्या है, उसका रीजन पता लगाया जाता है। ये समस्या क्यों है या ये विलक्षणता क्यों है। और जब पता लग गया तो उपचार में कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन तो समस्या का पता लगाना है ना भाई। अगर ये बल्ब नहीं जल रहा है तो ये दिक्कत नहीं है कि बल्ब वो नहीं जल रहा है, दिक्कत ये है कि जल क्यों नहीं रहा है। बल्ब फ्यूज है, तार के कनेक्शन में कहीं गड़बड़ी है, लाइट नहीं आ रही है। तो निदान सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पता चल जाएगा तार गड़बड़ी है, तार बदल देंगे। बल्ब फ्यूज है, बल्ब चेंज कर देंगे। लाइट नहीं आ रही है तो लाइट का कनेक्शन दे देंगे।
तो निदान जब तक निदान नहीं होगा तब तक शायद उपचार करना पॉसिबल ना हो। अंदाजा कुछ भी इसे ढकेले रहो, लो भाई एसिला खिलाओ, पैरासिटामॉल खिलाओ, जो होने से ठीक हो जाए। तो नैदानिक विधि में क्या किया जाता है, समस्या का पता लगाया जाता है कि कहाँ पे दिक्कत है। इसमें कुछ खास चीजें है नहीं, अर्थ समझ गए हो तो कुछ बचा नहीं इसमें। अगला क्या आएगा, सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। सर्वे में क्या किया जाता है, सर्वे में एक छोटे प्रतिदर्श में जाके व्यक्तियों से, उसके जिस किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या वंश या समाज के बारे में हम उसके समाज के व्यवहार की विलक्षणता या गुण दोष के बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, उसके बारे में एक छोटे से प्रतिदर्श, मतलब ज़्यादा संख्या नहीं, उसी एक छोटे से प्रतिदर्श यानी सैंपल में लेके या बीच में जाके पूछ सर्वे करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत है। और इसी सर्वे विधि में हम लोग तमाम उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आता है प्रश्नावली, प्रश्नावली प्रश्नावली विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या अनुसूची विधि, अनुसूची बना के जाते हैं, अनु अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं, या साक्षात्कार, इंटरव्यू, साक्षात्कार, या कई उपकरण आते हैं सर्वेक्षण विधि में, इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नावली क्या है, तो प्रश्नावली क्या है कि हम लोग एक प्रश्न बना के ले जाते हैं, जिस किसी भी विषय में हम लोग को अध्ययन करना है, एक प्रश्न बना के ले जाते हैं कि क्या आप इनके बारे में जानते हैं, क्या ये ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन बना के ले गए और उस क्वेश्चन को देख के जिसको हम देते हैं, जहाँ सर्वे करते हैं जिस प्रतिदर्श या जिन लोगों के बीच में, वो लोग उसको पढ़ के हाँ नहीं सहमत असहमत, जिस किसी भी टाइप की आपकी प्रश्नावली है उस टाइप का उस पर वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो प्रश्नावली हो जाती है। और उसी का बाद में आप विश्लेषण करके उसके बारे में रिजल्ट ले लेते हैं। ये हो गई प्रश्नावली, यानी हम जिससे प्रश्न जिससे पता करना चाह रहे हैं, जिससे सर्वे कर रहे हैं, उसको दे देते हैं, वो अपने अनुसार भर देता है, फिर कई लोगों को बांट दिया, जुटा के ले आए, और उसी का फिर हम लोग विश्लेषण करके उससे एक परिणाम ले लेते हैं। अनुसूची क्या होती है, अनुसूची कहीं ना कहीं एक प्रश्नावली की तरह ही होती है, लेकिन इसके जो प्रश्न होते हैं थोड़ा कठिन होते हैं, और कठिन होने के कारण इसका जो आंसर भरना होता है वो जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नहीं भरता है। प्रश्नावली में जिससे हम पता लगा रहे हैं, जिस सैंपल में या जिस प्रतिदर्श जहां से हम ले रहे हैं, उन लोग को सौंप देते हैं, वो लोग अपने से भर के देते हैं। अनुसूची में क्या होता है, इसके प्रश्न थोड़ा टफ होते हैं या टेक्निकल होते हैं, तो इसको हम लोग उनसे नहीं भरवाते हैं, उनसे पूछते हैं, स्वयं भरते हैं अनुसूची को। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा ये टफ होती है अनुसूची, या उससे थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया होती है इसकी, प्रश्नों की या जो कुछ भी होता है। तो प्रश्नावली और अनुसूची लगभग सेम ही है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, बैठा के पूछते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। तो सर्वेक्षण में कई उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है, मिला जुला के इसमें सर्वे किया जाता है, और सर्वे के माध्यम से उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं आप लोग को ये प्रश्नावली विधि अलग मिल जाएगी, अनुसूची विधि अलग मिल जाएगी, साक्षात्कार विधि अलग मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये रहा आप लोग का शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। ठीक है ना, जीवन इतिहास विधि हो, विकासात्मक विधि हो, तुलनात्मक विधि हो, या मनोविश्लेषणात्मक विधि हो, सर्वेक्षण विधि हो, सब आप लोग, हमको तो नहीं लगता समझ नहीं होंगे। एक क्विक रीजन मारते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें, पहला पहला हम लोग देखें अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि, अंत होता है, छूट गया। अंतरदर्शन विधि, इसमें क्या होता है, अपने अंदर झांक के देखो, अपने व्यवहार के बारे में बताओ, तो अंतरदर्शन। दूसरा हम लोग देखें बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन में दूसरे के व्यवहार को देख के उसके व्यवहार के बारे में पता लगाना। तीसरा आज हम लोग जो शुरू किए वो जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, व्यवहार की विलक्षणता का पता, उसके जीवन के बारे में पता लगाने के लिए उसके जीवन का इतिहास पलटते हैं, तब देखते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे। मंजूलिका याद कर लो आप लोग, जीवन इतिहास में अक्षय कुमार जाता है मंजूलिका के घर, परिवार मोहल्ला में पूछता है कैसी थी, कहाँ पढ़ी, क्या क्या की। ठीक है, चौथा हम लोग आज क्या देखें, विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि
विकासात्मक विधि में उसके विकास के विभिन्न पक्ष जो हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उन सब के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अगला देखें तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, इस तुलनात्मक विधि में क्या किया जाता है? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चिंपैंजी आदि पर किए गए प्रयोगों को तुलनात्मक रूप से मनुष्य पर अप्लाई किया जाता है, तो वो हो गई तुलनात्मक विधि। उसके बाद क्या देखें? मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि, इस विधि में क्या देखें? इसके प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। सिगमंड फ्रायड। और इन्होंने मन का विश्लेषण किया 3 रूप में, अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन। सबसे अधिक व्यक्ति के व्यवहार में प्रभावी मन कौन सा होता है? तो अचेतन मन। उसी का अध्ययन करके व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग 2 और देखे आगे जो था, सर्वेक्षण विधि एक नैदानिक विधि थी। नैदानिक विधि, इसमें विलक्षणता का पता लगाया जाता है। नैदानिक विधि के बाद सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि, इस विधि में क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है और इस सर्वे के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रश्नावली, अनुसूची और तमाम चीज़ें जो आती हैं सब पे डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास देखते हैं अगले दिन। जय हिंद।